चेन एक रिग्रेसर है जो फ्यूचर से वापस आया है, उस फ्यूचर से जहां पूरी दुनिया डीमंस के कब्जे में आ चुकी थी। वह सालों तक अकेला लड़ता रहा और आखिर में डीमन किंग को खुद को ब्लास्ट करके उसके साथ ही खत्म कर दिया। उसके बाद एक तेज रोशनी छा गई और जब उसने आंखें खोली तो वह अपने यूनिवर्सिटी के डॉर्म रूम में था। पहले तो चेन कंफ्यूज हो गया और सोचने लगा कि शायद वह आफ्टर लाइफ में आ गया है, लेकिन जब उसने खिड़की के बाहर देखा और सामान्य लोगों को खड़े देखा तो उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि क्या हुआ है। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी विश सच हो गई है। वह 10 साल पहले अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में टाइम ट्रैवल करके वापस आ गया था। तभी एक अजीब हॉलोग्राम उसके सामने अपीयर होता है और कहता है, पावर ऑफ ग्लटनी सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड। खिड़की के बाहर देखते हुए चेन को याद आता है कि उसके पास सिर्फ 3 साल बचे हैं डीमन लॉर्ड राथ के आने से पहले। उसे अच्छी तरह याद है कि इसी डीमन लॉर्ड ने सब कुछ शुरू किया था। राथ ने ही हेल गेट्स खोले थे, जिससे बाकी सारे डीमन लॉर्ड्स एक एक करके ह्यूमन वर्ल्ड में आ गए थे। चेन तुरंत डिसाइड करता है कि इस बार वह डीमन लॉर्ड राथ को उसके अपीयर होने से पहले ही ढूंढकर खत्म कर देगा, ताकि हेल गेट्स कभी खुल ही ना पाए। अपने ख्यालों से बाहर आकर चेन अपने पास हवा में तैर रहे इंटरफेस पर ध्यान देता है। उसमें उसके सारे स्टैट्स साफ दिखाई दे रहे होते हैं। वह हैरान होकर सोचता है कि क्या यह किसी गेम का सिस्टम है, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय चेन सिर्फ अपनी अवेकेंड पावर पर निर्भर था, जो हर 10,000 लोगों में से केवल एक के पास होती थी। नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी की स्थापना ऐसे ही संभावित अवेकनर्स की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए की गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से जब चेन पहली बार यहाँ था तब वह पूरी तरह अवेकन होने में असफल रहा और धीरे धीरे दूसरों की बुलिंग सहने का आदी बन गया। यही वजह थी कि इस समय उसकी आंख इन्फर्मरी में खुली थी। अचानक सिस्टम उसके सामने एक और पैनल खोलता है, जिसमें लाइटनिंग टाइप असैसिन कार्ड दिखाई देती है। चेन उसे देखते ही पहचान लेता है, क्योंकि यही क्लास उसकी पिछली जिंदगी में थी। वह चौंक जाता है और सोचने लगता है कि क्या इस बार वह पहले ही अवेकन हो गया है। वह तुरंत इसे आजमाने का फैसला करता है, लेकिन क्लास बदलने से पहले ही उसका रूममेट और दोस्त मा लॉन्ग वहां आ जाता है। लॉन्ग एक ई रैंक फ्लावर चांटर है। बेचारे के गाल पर पट्टी बंधी हुई थी और वह चेन का हालचाल पूछने आया था। खुशकिस्मती से लॉन्ग उन हवा में तैर रहे पैनल्स को नहीं देख सकता था। तभी चेन को एहसास हुआ कि उन्हें सिर्फ वही देख सकता है। उसका दोस्त उसे ध्यान से देखने लगा। उसने देखा कि चेन के शरीर की सारी चोटें पहले ही गायब हो चुकी थीं। वह हैरान होकर सोचने लगा कि एक नॉन अवेकनर उससे भी तेजी से कैसे ठीक हो सकता है, जबकि वह खुद पहले ही अवेकन हो चुका था। चेन को अपनी पिछली जिंदगी का लॉन्ग याद आ गया। उसका रूममेट यूनिवर्सिटी के दौरान अवेकन तो हो गया था, लेकिन आखिरकार वह सबसे कमजोर अवेकनर्स में से एक बनकर रह गया। डीमन लॉर्ड राथ के उतरने के सिर्फ तीसरे दिन ही उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। चेन अपने पुराने दोस्त को फिर से देखकर हल्के से मुस्कुरा देता है। तभी लॉन्ग उसे याद दिलाता है कि कल उनका रैंक टेस्ट है और उन्हें उसकी तैयारी करनी चाहिए। लॉन्ग को चेन के लिए बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह अभी तक अवेकन नहीं हुआ है। फिर भी वह उसे याद दिलाता है कि अगर उसे ग्रेजुएट होना है तो यह टेस्ट बेहद महत्वपूर्ण है। जब दोनों भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर चल रहे होते हैं तो चेन यूं ही कह देता है कि इतने सारे लोगों को एक साथ देखे हुए उसे बहुत लंबा समय हो गया है। उसकी यह बात सुनकर लॉन्ग बुरी तरह घबरा जाता है। चेन मन ही मन सोचता है कि अगर इस बार भी उसने कुछ नहीं किया तो इन सभी लोगों का वही दुखद भविष्य होगा जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में देखा था। इसलिए वह ठान लेता है कि इस बार वह जी तोड़ मेहनत करेगा और जितनी जल्दी हो सके अपना लेवल बढ़ाएगा। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। इस समय अवेकनर के लिए एक्सपीरियंस हासिल करने और लेवल अप करने का एकमात्र तरीका डीमन लेयर्स के अंदर मौजूद मॉन्स्टर्स को हराना था। लेकिन उन सभी डीमन लेयर्स पर बड़े बड़े गिल्ड्स का कब्जा था। ऐसे में उसके जैसे कमजोर या बाहरी इंसान के लिए लेवल अप करना लगभग नामुमकिन था। वह अपनी स्टेटस विंडो खोलता है और अपने स्टैट्स को ध्यान से देखने लगता है। वह सोचता है कि बाकी अवेकनर्स और मॉन्स्टर्स की तुलना में उसकी ताकत आखिर कितनी है। सरकार ने अवेकनर्स को अलग अलग रैंक्स में बांट रखा था, जो ई रैंक से शुरू होकर सीधे एस क्लास तक जाते थे। चेन को अच्छी तरह पता था कि यूनिवर्सिटी के ज्यादातर छात्र अभी भी ई रैंक पर ही अटके हुए थे, जबकि उनमें से केवल कुछ ही किसी तरह डी रैंक तक पहुंच पाए थे। वह अपने दोस्त की तरफ एक नजर डालता है और मन ही मन हल्का सा हंस देता है। उसे पूरा भरोसा था कि कम से कम उसकी रैंक तो लॉन्ग से ज्यादा होगी। तभी अचानक एक गेंद तेजी से उड़ती हुई आती है और सीधे उस बेचारे नर्ड के चेहरे पर जाकर लगती है। उसके चश्मे उड़कर नीचे गिर जाते हैं और पूरी तरह टूट जाते हैं। दरअसल उनका सामना फिर से बुली गोंग चुन और उसके साथियों से हो गया था। यही वे लोग थे जिन्होंने एक दिन पहले उन्हें बुरी तरह पीटा था। चुन मुस्कुराते हुए ताना मारता है, जब तुम्हें पहले से पता था कि हम यहाँ खेल रहे होंगे तो ड्रिंक्स की क्रेट्स लेकर क्यों नहीं आए। लॉन्ग तुरंत माफी मांग लेता है और अपने ही पैसों से ड्रिंक्स खरीदने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन चैन बीच में आकर उसे रोक देता है और कहता है कि माफी मांगने वाला लॉन्ग नहीं बल्कि चून होना चाहिए।
छून को दोबारा देखकर चैन की पुरानी दर्दनाक यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। उसकी पिछली जिंदगी में इन लोगों ने उसे सिंक में डुबोकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन शर्मिंदा होने के बजाय उन्होंने यह कहकर अपनी हरकत को सही ठहराया था कि वे सिर्फ उसे अवेकन करवाने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन वे तभी रुके थे जब चैन बेहोश होकर गिर पड़ा था। लॉन्ग दौड़कर उसकी हालत देखने पहुंचा था, लेकिन जैसे ही चुन ने चैन को बोलते हुए सुना, वह फिर से वापस आया और उसे पहले से भी ज्यादा बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। अपनी पुरानी यादों से बाहर निकलते हुए चैन मन ही मन फैसला कर लेता है कि इस बार वह इन बुलीज को ऐसा सबक सिखाएगा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। जैसे ही चैन उनकी बात का जवाब देता है, चंग और उसके साथी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके चेहरे देखकर साफ पता चल रहा था कि वे इस बार उसे हमेशा के लिए चुप करा देना चाहते हैं। चंद सीधा चंग की आंखों में देखता है। वह अच्छी तरह जानता था कि यह लड़का सिर्फ कमजोर लोगों पर ही रौब जमाता है, क्योंकि उसका बड़ा भाई स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट था। जैसे ही चंग उसके करीब पहुंचता है, आसपास छात्रों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लगभग सभी को चैन पर तरस आ रहा था, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार भी उसकी बुरी तरह पिटाई होने वाली है। चंग उसके सामने आकर गुस्से में पूछता है, अभी तुमने क्या कहा? बिना जरा भी डरे चंद शांत स्वर में वही बात दोहराता है, आज के बाद मुझे परेशान करना बंद कर दो। ये सुनते ही चंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बिना एक पल घंवाए सीधे चैन के चेहरे पर मुक्का मार देता है। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। चैन आराम से अपना हाथ उठाता है और उसके मुक्के को बड़ी आसानी से रोक देता है। इतना ही नहीं, वह चंग को हल्का सा धक्का देकर पीछे भी हटा देता है। यह नजारा देखकर वहां मौजूद हर इंसान दंग रह जाता है। उनकी जानकारी के अनुसार चैन अभी तक अवेकन भी नहीं हुआ था, फिर उसने इतनी ताकतवर चोट को इतनी आसानी से कैसे रोक लिया? और भी ज्यादा गुस्से में आकर चंग दोबारा उस पर हमला करने के लिए झपट पड़ता है। उधर चैन पूरी शांति के साथ खुद को तैयार करता है और अपनी क्लास को इलेक्ट्रिक असैसिन में स्विच कर देता है। पास खड़ा लॉन्ग ये सब देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। इसी बीच चंग अपनी इंडिस्ट्रक्टिबल डीमन आर्मर को एक्टिवेट करता है और पूरी ताकत के साथ चैन की तरफ हमला बोल देता है। लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही चैन बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है और लाइटनिंग चार्ज्ड पंच से उसे जोरदार मुक्का मार देता है। अगले ही पल चंग हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। यह दृश्य देखकर पूरी भीड़ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिस लड़के को सब स्कूल का सबसे कमजोर समझते थे, उसी ने स्कूल के सबसे बड़े बुली को सिर्फ एक ही मुक्के में हवा में उड़ा दिया था। इतनी जबरदस्त चोट खाने के बाद भी चंग हार मानने को तैयार नहीं था। वह गुस्से में अपने लैकीज पर चिल्लाते हुए कहता है कि वे आगे बढ़ें और उसका बदला लें। लेकिन चैन की ताकत अपनी आंखों से देखने के बाद उसके लैकीज पहले ही डर के मारे कांप रहे थे। चंग किसी तरह खुद को दोबारा खड़ा करता है और एक बार फिर चैन पर टूट पड़ता है, लेकिन इस बार भी उसका वही हाल होता है। चैन उसे बिना किसी मुश्किल के बुरी तरह पीट कर फिर से दूर जा पटकता है। चंग को जरा भी मुकाबला करने का मौका नहीं मिलता। अपने बॉस की ऐसी हालत देखकर उसके लैकीज समझ जाते हैं कि वे चैन का सामना नहीं कर सकते। अगले ही पल वे डरकर वहां से भाग खड़े होते हैं। यह सब अपनी आंखों से देखकर लॉन्ग पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसकी आंखें और मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका वही रूममेट जो कल तक आसानी से पिट गया था, आज अचानक इतना ताकतवर कैसे बन गया। दूसरी तरफ चैन को एहसास होता है कि अपनी पिछली जिंदगी की तरह इस बार भी वह जब चाहे अपनी असैसिन स्टेट में स्विच कर सकता है। लेवल 1 पर होने के बावजूद उसके स्टैट्स इतने ज्यादा थे कि वह आसानी से लो लेवल अवेकनर्स का सामना कर सकता था। इसका मतलब था कि उसकी मौजूदा रैंक कम से कम डी क्लास तो जरूर थी, लेकिन अभी भी एक बात थी जिसकी उसे पुष्टि करनी थी। इतनी आसानी से चंग को हराने के बाद भी सिस्टम ने उसे लेवल अप नहीं दिया था। यह जानने की उत्सुकता में चैन आगे बढ़ता है। उसका इरादा चंग को पूरी तरह खत्म करके यह देखना था कि आखिर सिस्टम कैसे काम करता है। उसे अपनी ओर बढ़ते देखकर आसपास खड़े सभी लोग घबरा जाते हैं और सांस रोककर यह दृश्य देखने लगते हैं। ठीक आखिरी पल में स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट लिंग यू बीच में आ जाती है और चैन को रुकने के लिए कहती है। वह उसे समझाती है कि भले ही गलती चंग की थी, लेकिन उसे जितनी सजा मिल चुकी है वह उससे कहीं ज्यादा है। वह भरोसा दिलाती है कि अब चंग दोबारा कभी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। लिंग यू की बात सुनकर चैन आखिरकार उसे छोड़ने का फैसला कर लेता है। पीछे हटते हुए चैन मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर स्टूडेंट काउंसिल के लोग चंग जैसे इंसान को बचाने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं। चाहे चैन सिर्फ एक्टिंग कर रहा था और उसका असली इरादा चंग को मारने का नहीं था, फिर भी वह जानता था कि चंग जैसे बुलीज को सही सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो वे बार बार अपने से कमजोर लोगों को ही सताते रहेंगे। ये सोचकर चैन अपने रूममेट के साथ वहां से चला जाता है। दूर से सब देख रहे चुंग के चमचे धीमी आवाज में एक दूसरे से कहते हैं, आज के बाद कभी भी चैन से पंगा मत लेना। उस रात लॉन्ग हॉस्टल के बाकी रूममेट्स को बताने की कोशिश करता है कि चैन एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग असैसिन बन चुका है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। लॉन्ग बार बार समझाता है कि उनका पहले वाला कमजोर दोस्त चैन अब इतना ताकतवर हो गया है कि उसने चंग को बुरी तरह हरा दिया। लेकिन स्यांगजो, जो एक ई रैंक न्यूक्लियस मेज है, उसकी बात सुनकर हंस पड़ता है।
वह मजाक उड़ाते हुए कहता है, अगर चेन वाकई इतना पावरफुल बन गया है तो फिर वह अभी भी इतनी मेहनत करके फिजिकल ट्रेनिंग क्यों कर रहा है। जुओ आगे कहता है, एक असली अवेकनर को बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सुनकर गेमर रूममेट च्यांगयू मजाक में बोलता है, लगता है लॉन्ग के सिर पर सच में बहुत जोर की चोट लगी है। जो फिर घमंड से कहता है, हम चारों को एक ही डॉर्म में इसलिए रखा गया है क्योंकि हम एकेडमी के सबसे कमजोर स्टूडेंट्स हैं, और जो भी कर लो ये सच बदलने वाला नहीं है। वह अपनी तारीफ करते हुए कहता है, हम चारों में सबसे स्ट्रांग मैं हूँ, लॉन्ग और यू तो सिर्फ सपोर्ट चैंटर्स हैं। अंदर ही अंदर वह सोचता है कि चेन का लाइटनिंग असैसिन बनना नामुमकिन है। अब उसका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। वह उम्मीद करता है कि ग्रेजुएशन से पहले होने वाले फाइनल टेस्ट में शायद उसका रैंक भी बढ़ जाए। इसी बीच एक ई रैंक डीमन लेयर के अंदर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट गोंग तिंग अपनी ट्रेनिंग खत्म करके बाहर निकलता है। उसके साथ लिंग्यू भी होती है। बाहर आते ही उसकी नजर अपने छोटे भाई पर पड़ती है। वह पूछता है, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? उसका छोटा भाई गुस्से और शर्म से कहता है, जब तक जिस लड़के ने मुझे हराया है वह जिंदा है तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। वह बार बार अपने बड़े भाई से उसका बदला लेने की जिद करता है। गोंग तिंग शांत रहकर जवाब देता है, तुमने जो मुसीबत खड़ी की है उसे मैं संभाल लूंगा। बाद में डाइनिंग टेबल पर स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट गोंग तिंग से पूछती है, तुम इस मामले को कैसे हैंडल करने वाले हो? तिंग सीधा जवाब देने के बजाय सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या वह लड़का वाकई उतना ही ताकतवर है जितना मेरा भाई बता रहा है? लिंग्यू शांत आवाज में गोंग तिंग से कहती है, पूरी एकेडमी में डी रैंक के 10 से भी कम स्टूडेंट्स हैं और तुम उन सबको पहले ही अपने क्लब में रिक्रूट कर चुके हो। वह आगे समझाती है, बाकी स्टूडेंट्स के पास तो डीमन लेयर्स में ट्रेनिंग करने का मौका भी नहीं होता। ऐसे में कोई आम स्टूडेंट तुम्हारे सामने टिक ही नहीं सकता। उधर बाहर तेज बारिश हो रही होती है, लेकिन चैन बिना रुके पागल की तरह दौड़ रहा होता है। उसके कंधे पर 100 किलो का भारी बैग होता है जो उसके खुद के वजन से लगभग 2 गुना था। उसका टारगेट था 20 किलोमीटर तक लगातार दौड़ना। चेन अच्छी तरह जानता था कि एक अवेकनर की असली ताकत सिर्फ स्किल्स से नहीं बढ़ती। अगर बॉडी मजबूत नहीं होगी तो वह हाई लेवल पावर्स को संभाल ही नहीं पाएगी। इसलिए बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग उसके लिए सबसे जरूरी थी। दौड़ते दौड़ते उसके दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। उसे याद आता है जब डीमन किंग राथ ने ह्यूमन वर्ल्ड पर हमला किया था। उस एक दिन में लाखों लोगों का कत्ल हो गया था और उसकी इकलौती बहन सियोन उसकी आंखों के सामने ही मर गई थी। वही पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया था। तभी चेन ने कसम खाई थी, इस बार मैं डीमन किंग राथ को जरूर हराऊंगा। वह जानता था कि डीमन किंग के आने में अभी भी 3 साल बाकी हैं, लेकिन उस वक्त तक भी डीमन किंग लगातार और मजबूत होता जा रहा है। इसलिए अगर चेन को जीतना है तो उसे उससे भी तेज रफ्तार से स्ट्रांग बनना होगा। तभी उसके फोन पर उसकी बहन सियून का कॉल आता है। इतने लंबे वक्त बाद उसकी आवाज सुनकर चेन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। सियून कहती है, सॉरी मैं पहले कॉल नहीं कर पाई, मैं कंपटीशन में बिजी थी। फिर वह मुस्कुराते हुए बताती है, अगर मैं प्राइज जीत गई तो शायद हमारे घर का रेंट का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। चेन बिना कुछ बोले बस उसकी बातें सुनता रहता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। दिल ही दिल में वह एक और कसम खाता है, इस बार मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा और तुम्हें वह जिंदगी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। कॉल खत्म होते ही चेन दोबारा ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वह यूनिवर्सिटी के 3 और लैब्स पूरे करता है। ट्रेनिंग के बाद वह सीधा नहाने चला जाता है। उसे महसूस होता है कि वह धीरे धीरे अपने इस जवान बॉडी का आदी होता जा रहा है और इस बॉडी में बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल छिपा हुआ है। बाद में वह बैठकर डीमन लेयर्स के बारे में सोचने लगता है। उसे पता था कि ऐसी जगहों पर सिर्फ अमीर लोग ही जा सकते हैं, लेकिन अगर उसे स्ट्रांग बनना है तो मॉन्स्टर्स को हराना ही होगा। इसी सोच में डूबा हुआ चेन धीरे धीरे सो जाता है और सोते ही उसकी कॉन्शियसनेस एक बार फिर ग्लटनी सिस्टम के अंदर खींच ली जाती है। चेन अचानक एक अजीब सी जगह पर उतरता है। इधर उधर देखते हुए वह सोचता है, क्या ये सिर्फ कोई अजीब सपना है? उधर रियल वर्ल्ड में लॉन्ग चेन को हर जगह ढूंढ रहा होता है। वह हैरानी से सोचता है, यह अचानक गया कहां? इस रहस्यमयी जगह के अंदर चेन के सामने एक बहुत ही विशाल ब्लैक टावर खड़ा होता है। वह उसे ध्यान से देखने ही वाला होता है कि अचानक ई रैंक मॉन्स्टर्स, जिन्हें डेथ हाउंड्स कहा जाता है, उसके सामने आ जाते हैं। चेन तुरंत सतर्क हो जाता है। वह सोचता है, कहीं मैं किसी डीमन लेयर में तो नहीं आ गया। बिना वक्त गंवाए वह अपनी लाइटनिंग असैसिन क्लास एक्टिवेट कर लेता है। क्योंकि मॉन्स्टर्स अचानक सामने आ गए थे, चेन फैसला करता है कि पहले इन्हें खत्म करेगा और बाद में समझेगा कि यह जगह आखिर है क्या। लड़ाई शुरू होते ही डेथ हाउंड्स उसके सामने बिल्कुल टिक नहीं पाते। उनकी सिर्फ भौंक ज्यादा थी, ताकत बिल्कुल नहीं। चेन आसानी से सबको हरा देता है। हर मॉन्स्टर के मरने के बाद वह उसके आइटम्स भी इकट्ठा कर लेता है। कुछ ही देर में उसका लेवल 2 हो जाता है। चेन मुस्कुराकर सोचता है, लगता है किस्मत अच्छी है, बिना मेहनत के एक डीमन लेयर मिल गया।
तभी एक बॉस मॉन्स्टर सामने आ जाता है, लेकिन उसका भी वही हाल होता है। चेन एक ही जबरदस्त अटैक में बॉस को 2 टुकड़ों में काट देता है। बॉस मॉन्स्टर को हराते ही उसे सामान्य मॉन्स्टर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और उसका लेवल फिर से बढ़ जाता है। तभी बॉस मॉन्स्टर की लाश के ऊपर एक नया मैसेज चमकता है, डिवोरेबल। चेन हैरान होकर सोचता है, इसका मतलब क्या है? उसे अपने सिस्टम का ग्लटनी स्किल याद आता है। वह टेस्ट करने के लिए अपना हाथ बॉस की बॉडी की तरफ बढ़ाता है। अगले ही पल बॉस की बॉडी चमकने लगती है। सिर्फ एक पल में पूरा मॉन्स्टर गायब हो जाता है और एक कार्ड में बदल जाता है। चेन की आंखें हैरानी से खुल जाती हैं। उसे समझ आ जाता है कि वह हराए हुए मॉन्स्टर्स को नई क्लासेस में बदल सकता है। तभी उसके दिमाग में एक नाम चमकता है, डीमन लॉर्ड लन यू। चेन को याद आता है कि बिल्कुल यही क्षमता डीमन लॉर्ड लन यू के पास भी थी। ये सोचकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। इस दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही क्लास के साथ पैदा होते हैं। बहुत ही कम लोगों के पास 2 क्लासेस होती हैं। लेकिन चेन के पास अब इतनी खतरनाक शक्ति आ चुकी थी कि वह जितनी चाहे उतनी क्लासेस रख सकता था। वह गहरी सोच में पड़ जाता है, मुझे ये पागलपन वाली शक्ति मिली कैसे? और उसकी नजर फिर से उस रहस्यमयी ब्लैक टावर पर टिक जाती है। और आखिर ये डार्क टावर है क्या? जब चेन इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसे एक बहुत ही खतरनाक प्रेजेंस महसूस होती है। उसके सामने अचानक एक नया डीमन आ जाता है। उसके दोनों हाथों में 2 S रैंक सोर्ड्स होती हैं। सिर्फ उसकी ऑरा देखकर ही चेन समझ जाता है, यह S रैंक मॉन्स्टर है और एक D रैंक अवेकनर होने के नाते उसके जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी चेन हार नहीं मानता। वह तुरंत अपनी लाइटनिंग सोर्ड समन करता है। उसे पता था कि यह लड़ाई जीतने के लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए लड़नी होगी। सबसे अजीब बात तब होती है जब वह डीमन उसका नाम लेकर बुलाता है। चेन हैरान रह जाता है, इसे मेरा नाम कैसे पता है? लड़ाई शुरू होती है। चेन बार बार हमला करता है, लेकिन डीमन आसानी से हर बार रोक देता है। साफ दिख रहा था कि वह अपनी असली ताकत का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। वह जानबूझकर चेन के वाइटल पॉइंट्स पर हमला नहीं करता, बस उसे बार बार गिराता है और उसकी हद तक परखने लगता है। जब चेन पूरी तरह थक जाता है, तब डीमन पहली बार बोलता है, अगर तुम यहीं रुककर मेरे साथ इस टावर की रखवाली करोगे, शायद तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। चेन बिना सोचे सीधा मना कर देता है। अगले ही पल स्लैश, डीमन उसकी बाह पर गहरा वार कर देता है। फिर ठंडी आवाज में धमकी देता है, अगर मना किया तो अगली बार जान ले लूंगा। वह बताता है, मैं सिर्फ इसलिए रहम कर रहा हूं क्योंकि तुम पहले इंसान हो जो इतनी दूर तक पहुंच पाया है। फिर एक बार और पूछता है, आखिरी मौका दे रहा हूं, सोच लो। लेकिन चेन का जवाब वही रहता है, कभी नहीं। इतना कहकर वह फिर से डीमन की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन इस बार उसका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं था। पूरी लड़ाई के दौरान चेन डीमन की हर मूवमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। उसने एक बहुत जरूरी बात नोटिस की थी, हर अटैक से पहले डीमन 0.4 सेकंड के लिए रुकता था। बस उतनी देर में चेन उसकी कलाई का एंगल देखकर पहले ही समझ जाता था कि हमला किधर से आएगा, और इसी वजह से वह हर वार को परफेक्ट टाइमिंग से डॉज कर पा रहा था। इतना ही नहीं, अटैक के बाद डीमन के पास 0.2 सेकंड का रिकवरी गैप भी होता था। उस छोटे से ओपनिंग में डीमन बिल्कुल डिफेंसलेस होता था। चेन ने वही मौका इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। उसने सीधा डीमन के दिल की तरफ वार किया। अटैक सफल भी हो गया, लेकिन चेन जानता था एक डी रैंक कभी भी सीधे मुकाबले में एस रैंक को नहीं हरा सकता। उसका असली प्लान कुछ और था। वह सिर्फ इतनी देर के लिए डीमन को रोकना चाहता था ताकि खुद भाग सके। उसकी स्ट्रेटेजी काम कर जाती है। चेन तुरंत उस रोशनी की तरफ दौड़ता है जो उसे बाहर निकलने का रास्ता लग रही थी, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है, वह रोशनी अचानक गायब हो जाती है। डीमन शांत आवाज में कहता है, वह सिर्फ एक इल्यूजन था, इस जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर वह एक और सच बताता है, ये जगह कोई डीमन लेयर नहीं बल्कि एक अलग ही पैलेस है। डीमन चेन की तरफ देखकर मुस्कुराता है, तुमने इतनी जल्दी मेरे अटैक्स की कमजोरी ढूंढ ली, मैं वाकई प्रभावित हूँ। उसके बाद वह अपनी असली पहचान बताता है, मेरा नाम है परगेटोरी रक्षासा। फिर वह चेन से कहता है, शायद तुम ही वह इंसान हो जो इस दुनिया के लिए उम्मीद बन सकता है। चेन जब उस डीमन को ध्यान से देखता है तो अचानक उसके होश उड़ जाते हैं। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी पूरी शक्ल बिल्कुल वैसे ही थी जैसे डीमन लॉर्ड लानियो की। यह देखते ही चेन को अपनी पिछली जिंदगी का आखिरी युद्ध याद आ जाता है, वह भयानक जंग जिसने सब कुछ बदल दिया था। उस वक्त उसका सामना किसी आम डीमन से नहीं हुआ था। लड़ाई के बीच वह खतरनाक दुश्मन अचानक एक विशाल ड्रैगन में बदल गया था। लड़ाई के दौरान वह भयानक दुश्मन बार बार अपना रूप बदलता रहा। कभी वह एक विशाल ड्रैगन बन गया तो कभी और भी कई खतरनाक हाई लेवल मॉन्स्टर्स का रूप ले लिया। कभी उसने उबलता हुआ मैग्मा इस्तेमाल किया, कभी जहरीली वाइन्स से हमला किया, और कभी ऐसी लाइटनिंग छोड़ी जो चेन की बिजली से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर थी। लेकिन उन सभी रूपों में से एक रूप ने
चेन का ध्यान सबसे ज्यादा खींच लिया। वह बिल्कुल उसी डीमन जैसा था जो इस वक्त उसके सामने खड़ा था। तब चेन को एक हिला देने वाली बात समझ आती है। डीमन किंग लान यू के सारे ट्रांसफॉर्मेशंस उसकी पावर्स का ही हिस्सा थे, और क्योंकि अब वह शक्ति उसके अंदर आ चुकी है, इसका मतलब उसके सामने खड़ा पर्गेटोरी राक्षसा असल में ग्लटनी पावर का एक हिस्सा है जो उसके अपने शरीर के अंदर मौजूद है। चेन की इतनी तेज सोच देखकर राक्षसा भी प्रभावित हो जाता है। वह शांत आवाज में कहता है, तुम वाकई इस पूरे डायमेंशन की शक्ति के असली वारिस बनने के लायक हो। चेन हैरान होकर पूछता है, पूरे डिमेंशन की शक्ति? तब राक्षसा के हाथ में एक चमकती हुई गोल्डन वॉइड की प्रकट होती है। वह बताता है, इसी चाबी की मदद से तुम इस विशाल टावर के अंदर आ और बाहर जा सकते हो। राक्षसा फिर एक बड़ा राज खोलता है। डीमन किंग लान यू ने अपनी जिंदगी में अनेक शक्तिशाली मॉन्स्टर्स को खा लिया था, और मेरी जिम्मेदारी थी इस टावर की रखवाली करना जहां उन सबसे ताकतवर मॉन्स्टर्स को कैद करके रखा गया है। वह धीरे से गोल्डन वॉइड की चेन को दे देता है, फिर कहता है, इन मॉन्स्टर्स को खाओ और उनकी ताकत हासिल करके और भी मजबूत बनो। अब मेरी जिम्मेदारी तुम संभालो। चेन उलझन में पूछता है, एक डीमन किसी इंसान की मदद क्यों करेगा? राक्षसा हल्का सा मुस्कुराता है, फिर कहता है, डीमन वर्ल्ड में भी अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। एक बहुत ही शैतान मॉन्स्टर ने सिर्फ अपनी खुशी के लिए मेरी पूरी क्लैन का कत्ल कर दिया था। उस दिन से मैं बस एक मौके का इंतजार कर रहा था ताकि उससे बदला ले सकूं। वह चेन की आंखों में देखकर कहता है, और अब मुझे लगता है कि मुझे वह इंसान मिल गया है। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। चेन तुरंत पूछता है, यह बात तुम्हें किसने बताई? राक्षसा बस रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराता है, सारे जवाब उस टावर के अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर वह अपनी बची हुई सारी एनर्जी चेन को दे देता है। अपनी आखिरी सांस लेते हुए वह कहता है, तुम्हें इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना होगा, लेकिन यह रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होगा। टावर के अंदर हर कैद किया गया मॉन्स्टर एक अलग ही तबाही है। उन सबको हराना और उन्हें डिवावर करना तुम्हारे लिए सबसे बड़ी कसौटी होगी। आखिर में राक्षसा अपनी अंतिम चेतावनी देता है, सिर्फ वही व्यक्ति जो और ज्यादा ताकत पाने की सच्ची भूख रखता हो, पर्गेटोरी राक्षसा की शक्ति का हकदार है। राक्षस शांत आवाज में कहता है, यही वह भूख है जो तुम्हें हर डीमन किंग को खत्म करने के लिए चाहिए। ये कहने के बाद उसका शरीर धीरे धीरे जलती हुई एनर्जी के गोले में बदलने लगता है। चेन बिना झिझक उस पूरी एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। अगले ही पल सिस्टम लगातार नोटिफिकेशंस दिखाने लगता है। चेन एक साथ 8 लेवल्स बढ़ जाता है और राक्षसा की 2 शक्तिशाली सोर्ड्स भी उसे मिल जाती हैं। बिना एक पल सोचे चेन राक्षसा की अंतिम इच्छा पूरी करने का वादा करता है। सिर्फ स्टैट्स ही नहीं बढ़ते, उसे 2 नई एबिलिटीज भी मिलती हैं। ग्रेविटी कंट्रोल, गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करने की शक्ति। डेड ह्यूमंस और डीमंस की शक्ति अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी। अगली सुबह चेन अपने हॉस्टल के रूम में धीरे धीरे आंखें खोलता है। सब कुछ बिल्कुल आम दिन जैसा लग रहा था। तभी एक जोर की आवाज पूरे रूम में गूंज उठती है। उसके रूममेट्स पहले ही तैयार हो चुके होते हैं। वे चिल्लाकर कहते हैं, जल्दी उठ, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। चेन तुरंत अपना शरीर चेक करता है। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। एक पल के लिए वह सोचता है, क्या कल रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक अजीब सपना था? लेकिन जब वह अपना स्टेटस विंडो खोलता है तो सच सामने आ जाता है। उसके अपडेटेड स्टैट्स साफ बता रहे थे कि कल रात का सब कुछ हकीकत था। चेन हैरानी से देखता है, वह एक ही रात में लेवल 2 से सीधा लेवल 10 पर पहुंच चुका था। अब वह सोचने लगता है, आखिर मेरी करंट रैंक क्या होगी? इतने में उसका रूममेट हंसने लगता है। वह मजाक उड़ाते हुए कहता है, कल रात कोई बड़ा हीरो बन रहा था, कह रहा था चेन इतना कूल और इतना पावरफुल हो गया है। रूम के दूसरे कोने में खड़ा मालोंग चुपचाप नजर चुराने लगता है, जैसे उसका इस बात से कोई लेना देना ही ना हो। फिर रूममेट चेन से कहता है, अगर इतना ही स्ट्रांग बन गया है तो आज रैंकिंग टेस्ट में साबित कर देना। वैसे भी वही तय करेगा कि डॉर्म किंग का टाइटल किसके पास रहेगा। स्कूल जाते वक्त खुद को डॉर्म किंग कहने वाला लड़का बड़े घमंड से समझाता है, हर रैंक के अंदर भी 3 अलग लेवल्स होते हैं। हम सब ई रैंक हैं, लेकिन मैं मिडी रैंक हूँ। मैं उन बॉटम टियर लूजर्स से काफी ऊपर हूँ। वह पूरे रास्ते अकड़ दिखाता रहता है। उसके हिसाब से हर लेवल के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट होकर वह कहता है, मुझे लगता है पिछले टेस्ट के बाद मेरा लेवल और बढ़ गया है। यह सुनकर मालोंग तंग आ जाता है। वह चेन से कहता है, बस अब एक्टिंग बंद करो, आज पूरी ताकत से लड़ना, कम से कम डी रैंक तो ले ही आना, तब शायद इस डॉर्म किंग का घमंड टूट जाएगा। थोड़ी देर बाद सब स्कूल पहुंच जाते हैं। कैंपस में रैंकिंग सेरेमोनी के लिए स्टूडेंट्स पहले ही इकट्ठा हो चुके होते हैं। सबके चेहरों पर टेंशन साफ दिख रही थी। तभी वही बुलीज बड़े घमंड के साथ कैंपस में एंट्री करते हैं, जैसे पूरा स्कूल उनका ही हो। वे रास्ते में मिलने वाले हर स्टूडेंट को डराते और बेइज्जत करते हुए चलते हैं। डॉर्म किंग के चेहरे की मुस्कान भी उन्हें देखते ही गायब हो जाती है। लेकिन जैसे ही बुलीज की नजर चेन पर पड़ती है, सब कुछ उल्टा हो जाता है। वे बिना एक पल गंवाए झुककर कहते हैं,
बिग ब्रदर चेन, और पूरी इज्जत के साथ उसे सलाम करते हैं। ये देखकर चेन के रूममेट्स एक दूसरे की तरफ देखते रह जाते हैं। अब उन्हें धीरे धीरे यकीन होने लगता है कि शायद मालोंग की बातें झूठ नहीं थीं। चेन किसी पर ध्यान दिए बिना सीधा आगे बढ़ता रहता है, लेकिन तभी एक और स्टूडेंट उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। चेन के सामने जो स्टूडेंट आकर खड़ा होता है उसका नाम जियन था। वह स्टूडेंट काउंसिल का ऑफिसर था और पूरे स्कूल में स्कूल पुलिस की तरह मशहूर था। जियन शांत लेकिन बहुत ही तहजीब से चेन को एक वार्निंग देता है। वो कहता है, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने मुझे खुद भेजा है। तुमने उनके छोटे भाई पर हाथ उठाया है और उसकी सजा देना मेरी जिम्मेदारी है। ये सुनते ही चेन के सारे दोस्त डर के मारे इधर उधर भाग जाते हैं। सबको पता था कि जियन प्रेसिडेंट का सबसे वफादार आदमी है और सारे गंदे काम वही संभालता है। चेन के रूममेट समझ ही नहीं पाते कि इतना ताकतवर डी रैंक स्टूडेंट चेन के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। जियन धीरे धीरे चेन के बिल्कुल करीब आ जाता है, फिर घमंड से कहता है, मेरी स्मेल बहुत तेज है, मैं सिर्फ किसी की खुशबू से बता सकता हूँ कि वह कितना स्ट्रांग है। वह चेन की तरफ देखकर मुस्कुराता है, और तुमसे सिर्फ एक कमजोर और बेकार लूजर की स्मेल आ रही है। चेन यह सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। बिना डरे वह तुरंत जवाब देता है, लेकिन जब जियन उसे कुत्ता कहकर मजाक उड़ाता है तब चेन का गुस्सा फट पड़ता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू होने ही वाली होती है कि तभी जियान का मालिक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट गोंग तिंग उसे रोक देता है। वह शांत आवाज में कहता है, यहीं तमाशा मत बनाओ। प्रेसिडेंट बताता है कि उसने पूरी घटना की जांच कर ली है और सच ये है कि लड़ाई उसके छोटे भाई ने ही शुरू की थी। उसकी पिटाई सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उसने अपने से बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंसान से पंगा ले लिया। ये कहने के बाद प्रेसिडेंट चेन की तरफ बहुत ही तेज नजर से देखता है। उसकी नजर तलवार की धार जितनी तेज लग रही थी, लेकिन चेन पर उसका कोई असर नहीं होता। वह बिल्कुल भी नहीं डरता। तभी एक प्रोफेसर की आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। रैंकिंग असेसमेंट सेरेमनी अब ऑफिशियली शुरू होती है। जिसका नाम पुकारा जाए वह आगे आए। ये सुनकर प्रेसिडेंट जियन से कहता है, चलो। उसे लगता है कि चेन को वार्निंग मिल चुकी है और अब वह दोबारा कोई मुसीबत नहीं खड़ी करेगा। इसी दौरान ऊपर बैल्कनी से एक आदमी सेरेमनी देख रहा होता है। वह स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट से पूछता है, आज तुम रैंकिंग सेरेमनी देखने क्यों आई हो? क्या किसी नए स्टूडेंट ने तुम्हारा ध्यान खींच लिया है? वाइस प्रेसिडेंट हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, इस साल बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ देर बाद शंगजो का नाम अनाउंस होता है। खुद को डॉर्म किंग कहने वाला लड़का थोड़ा घबरा कर टेस्टिंग रूम के अंदर चला जाता है। जैसे ही वह अंदर पहुंचता है पूरा माहौल बदल जाता है। असेसमेंट एक खास डीमन लेयर के अंदर होता था। वहां एक अजीब सा डीमन हार्ट कई तारों से जुड़ा हुआ था। यही डीमन हार्ट किसी भी अवेकनर की रैंक और पोटेंशियल को नापता था। जब कैंडिडेट अपनी पूरी पावर रिलीज करता तो डीमन हार्ट उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करता। उसके बाद सिग्नल वापस अर्थ पर भेजा जाता और फाइनल असेसमेंट स्क्रीन पर दिख जाता। टेस्ट खत्म होने के बाद शंगजो का रिजल्ट सामने आता है, लेकिन उसकी रैंक बिल्कुल वही रहती है जो पिछली बार थी। उसमें जरा भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। प्रोफेसर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं जब शंगजो का पोटेंशियल स्कोर उम्मीद से ज्यादा देर तक स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता। मालोंग स्क्रीन पर बदलते हुए नंबरों को ध्यान से देख रहा होता है। काफी सस्पेंस के बाद आखिरकार रिजल्ट सामने आता है। शंगजो का मैक्सिमम पोटेंशियल सिर्फ सी रैंक निकलता है। ये देखते ही उसका चेहरा उदास हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जिस प्रोग्रेस पर उसे इतना गर्व था वह सिर्फ उसकी गलतफहमी थी। बाहर आने के बाद उसके रूममेट्स उसका हौसला बढ़ाते हैं। वे कहते हैं, हम सब एक ही सिचुएशन में हैं। अभी सब ई रैंक पर हैं और ज्यादा से ज्यादा सी रैंक तक ही पहुंच सकते हैं। कुछ देर बाद स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का वफादार फॉलोअर जियन अपना टेस्ट देकर बाहर आता है। उसकी करंट रैंक अब भी लोअर डी रैंक ही होती है, लेकिन उसका पोटेंशियल ए रैंक तक पहुंचने का होता है। ये देखकर चेन के रूममेट्स और भी निराश हो जाते हैं। अब तक लगभग 10 स्टूडेंट्स डी रैंक हासिल कर चुके थे। प्रोफेसर भी हैरान रह जाते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, जिनके पास असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं होता, ई रैंक से डी रैंक तक पहुंचना ही बहुत रेयर बात होती है। एक्साइटमेंट के साथ प्रोफेसर अगला नाम अनाउंस करता है, गोंग तिंग। पूरी एकेडमी की नजरें एक ही इंसान पर टिक जाती हैं, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और पहले से ही एक गिल्ड मास्टर। गोंग तिंग शांत कदमों से स्टेज की तरफ बढ़ता है। उधर चेन बिना किसी रिएक्शन के चुपचाप खड़ा रहता है। वो बस रिजल्ट का इंतजार करता है। सबको याद था कि सिर्फ 2 साल पहले गोंग तिंग लोअर डी रैंक था। स्कूल का अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड सिर्फ मिडिल डी रैंक था, इसलिए सबके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या आज गोंग तिंग हिस्ट्री बना देगा? डीमन लेयर के अंदर डीमन हार्ट धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। गोंग तिंग अपनी पूरी ताकत रिलीज नहीं कर पाता, फिर भी उसके दिल में ग्रेजुएशन के दिन एक नया रिकॉर्ड बनाने की जिद जल रही होती है। वह चाहता है कि उसका नाम एकेडमी के इतिहास में हमेशा के लिए लिखा जाए। अचानक स्क्रीन पर चमकती हुई गोल्डन लाइट दिखाई देती है। प्रोफेसर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। अगले ही पल रिजल्ट सबके सामने आ जाता है।
करंट रैंक हाई डी रैंक। ये देखकर पूरा हॉल हैरान रह जाता है, लेकिन असली शौक अभी बाकी था। उसके तुरंत बाद पोटेंशियल ग्रेड स्क्रीन पर चमकता है। रैंक पोटेंशियल। एकेडमी के इतिहास में पहली बार किसी स्टूडेंट का पोटेंशियल एस रैंक निकला था। पूरा हॉल तालियों और शोर से गूंज उठता है। प्रेसिडेंट के फॉलोअर्स खुशी से चिल्लाने लगते हैं, बॉस सबसे स्ट्रांग है, हमारे प्रेसिडेंट जैसा कोई नहीं। चेन के रूममेट्स भी जलन से भर जाते हैं। उनके सामने एक जिंदा लेजेंड खड़ा था। प्रोफेसर आपस में धीरे से बात करते हैं, यह खबर तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचानी होगी। इतने कीमती एस रैंक कैंडिडेट की हर हाल में हिफाजत करनी पड़ेगी, और ध्यान रहे ये देश छोड़कर कहीं ना जाने पाए। इसके अलावा गोंगटिंग एकेडमी का सबसे जवान स्टूडेंट भी था, जो पहले ही एक गिल्ड से ऑफिशियली जुड़ा हुआ था। गोंगटिंग के रिजल्ट के बाद पूरी एकेडमी में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सबको पता था कि अब उनके स्कूल का नाम पूरे देश की हेडलाइंस में छाने वाला है। ऊपर बैल्कनी से देख रहे प्रिंसिपल युएन लॉन्ग को समझ आ जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट लिंग यू को पहले से ही गोंगटिंग के पोटेंशियल के बारे में पता था। इसी वजह से वह खुद सेरेमनी देखने आई थी। लेकिन लिंग यू एक और हैरान कर देने वाली बात बताती है। वह कहती है, मैं सिर्फ गोंगटिंग को देखने नहीं आई थी, आज एक और स्टूडेंट है जो मुझे उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे ही वह यह कहती है, प्रोफेसर अगला नाम अनाउंस करता है, चेन। जेन हंसी उड़ाते हुए चेन को चिढ़ाता है। वो कहता है, बस इतना ध्यान रखना, अपने रूममेट्स की तरह ई रैंक कचरा मत बन जाना। फिर वह और भी मजाक उड़ाता है, अगर तुम भी ई रैंक निकले तो तुम सब एकेडमी के सबसे बड़े जोक बन जाओगे। तुम जैसे लोगों का इतने प्रेस्टिजियस इवेंट में आना भी शर्म की बात है। यह सुनकर मा लॉन्ग तुरंत चेन का सपोर्ट करता है। वह जोर से कहता है, देखते जाओ, चेन आज सबको सरप्राइज देगा। पूरा हॉल उत्सुकता से चेन की तरफ देखने लगता है। चेन धीरे धीरे डीमन लेयर के अंदर जाता है। जैसे ही वह डीमन हार्ट के करीब पहुंचता है, डीमन हार्ट अचानक एक अजीब और भारी प्रेशर महसूस करता है। चेन को याद आता है कि हर अवेकनर का सबसे बड़ा सपना होता है किसी हाई रैंक गिल्ड में शामिल होना, और उसके लिए ग्रेजुएशन के बाद होने वाला कॉम्बैट असेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उस टेस्ट में हर स्टूडेंट को खुद अपनी 10 मेंबर्स की टीम बनानी होती है। जो स्क्वाड फर्स्ट प्लेस लाती है उसे सीधा देश की सबसे पावरफुल इंपीरियल गिल्ड रिक्रूट कर लेती है। इसीलिए यह असेसमेंट हर स्टूडेंट के फ्यूचर का फैसला करता है। उधर जायन अपने प्रेसिडेंट के लिए टीम बनाना शुरू कर देता है। वह एक और लो डी रैंक स्टूडेंट को रिक्रूट करता है। गर्व से कहता है, अब हमारी पार्टी कंप्लीट हो गई। फिर वह मुस्कुराकर बोलता है, सारे डी रैंक स्टूडेंट्स और प्रेसिडेंट का छोटा भाई भी हमारी टीम में है। अब फर्स्ट प्लेस हमसे कोई नहीं छीन सकता। एकेडमी का नियम भी कुछ ऐसा ही था। स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स के साथ टीम बनाते थे, और कमजोर स्टूडेंट्स मजबूरन दूसरे कमजोर लोगों के साथ रह जाते थे। ये सच में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिस्टम था, जहां कमजोर लोगों को आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता था। इधर काफी देर बीत जाती है, लेकिन चेन के रिजल्ट वाली स्क्रीन बिल्कुल नहीं बदलती। मा लॉन्ग टेंशन में आ जाता है। भीड़ में लोग फुसफुसाने लगते हैं। लगता है ये इतना वीक है कि मशीन इसकी पावर डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही। जेन भी हंसी उड़ाता है। वह गोंगटिंग से कहता है, बाकी बचे हुए स्टूडेंट सब कचरा हैं, यहाँ रुककर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। प्रेसिडेंट भी वहां से जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन उसी पल स्क्रीन अचानक जोर से फ्लिकर करती है, और अगले ही सेकंड एक नया रिजल्ट सामने आता है, हाई डी रैंक। पूरा हॉल एकदम सन्न रह जाता है। सबके चेहरों पर हैरानी साफ दिखने लगती है। स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स भी यकीन नहीं कर पाते। खुद गोंगटिंग भी सरप्राइज हो जाता है। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। मशीन अचानक दोबारा रिजल्ट बदलना शुरू कर देती है। असल में चेन अपने सिस्टम की मदद से अलग अलग क्लासेस स्विच कर रहा था। सबसे पहले उसने अपनी नॉर्मल बॉडी के लेवल 10 बेस स्टैट्स से टेस्ट दिया। इसी वजह से उसका रिजल्ट हाई डी रैंक आया। उसके बाद उसने अपनी सबसे कमजोर डिवावर्ड क्लास इन्फर्नल डेथ किंग एक्टिवेट कर दी, और उसी पल उसकी रैंक फिर से बदल गई, हाई डी रैंक मिड सी रैंक। ये देखकर पूरा हॉल शॉक में डूब गया। स्टूडेंट काउंसिल को लगा मशीन खराब हो गई है। प्रोफेसर और साइंटिस्ट्स भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर रिजल्ट बार बार बदल कैसे रहा है। सब लोग धीरे धीरे ये सोचने लगते हैं कि टेस्टिंग मशीन शायद पूरी तरह खराब हो चुकी है। लेकिन उसी वक्त एक और अजीब चीज होती है। डीमन हार्ट अचानक अनस्टेबल होने लगता है। उसके रिजल्ट्स फिर से बदलने लगते हैं। ये देखकर चेन शांत रहता है। इस बार वह अपनी और भी पावरफुल क्लास एक्टिवेट करता है, पर्गेटोरी राक्षसा। जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होती है, डीमन लेयर के बाहर अचानक काले बादल छा जाते हैं। तेज आंधी चलने लगती है, बिजलियां चमकने लगती हैं। जय हैरानी से चिल्लाता है, यह क्या हो रहा है? उसे लगता है जैसे आसमान खुद किसी नए इतिहास का गवाह बन रहा हो, जैसे उनके डॉर्म से कोई दिव्य मॉन्स्टर पैदा हो गया हो। अगले ही पल स्क्रीन दोबारा चमकती है और चेन का पोटेंशियल रैंक एस रैंक पर पहुंच जाता है।
ये देखकर साइंटिस्ट्स और प्रेसिडेंट गोंगटिंग दोनों सन्न रह जाते हैं। लेकिन तभी सिस्टम पर एक वार्निंग फ्लैश होती है। यूजर का पोटेंशियल सिस्टम की मैक्सिमम लिमिट से भी ज्यादा है। करंट डिवाइस इस वैल्यू को डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये मैसेज देखते ही जेन का दिमाग जैसे हैंग हो जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी सोल ही बॉडी छोड़ने वाली हो। इस बीच डीमन हार्ट इतना ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह टूटने लगता है। साइंटिस्ट्स घबराकर तुरंत अंदर दौड़ते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं स्टूडेंट को कुछ हो न गया हो। लेकिन अंदर पहुंचते ही सब जम जाते हैं। जहां पहले डीमन हार्ट था वहां अब सिर्फ एक सूखा हुआ किशमिश जैसा जल चुका टुकड़ा पड़ा होता है। असल में चेन की ओवरवेलमिंग पावर ने डीमन हार्ट को इतना डरा दिया कि वह ओवरलोड होकर पूरी तरह जल गया। चेन उस जले हुए डीमन हार्ट को भी डिवॉर कर लेता है। इससे उसे 2 नई एबिलिटीज मिलती हैं। अब वह किसी भी इंसान का रैंक देख सकता है और आसपास के खतरों की वार्निंग भी पहले से मिल जाती है। जब वह डीमन लेयर से बाहर निकलता है तो हर स्टूडेंट के ऊपर उसका रैंक दिखने लगता है। लेकिन एक और शॉकिंग बात सामने आती है। चेन देखता है कि गोंगटिंग ने अपना असली पोटेंशियल छिपा रखा था। सच्चाई में उसका असली पोटेंशियल सिर्फ सी रैंक के आसपास ही था। कुछ देर बाद साइंटिस्ट बाहर आते हैं। थोड़ी ऑकवर्ड स्माइल के साथ वे सबको बताते हैं डीमन हार्ट एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक का शिकार हो गया, इसलिए आज का टेस्ट यहीं रोकना पड़ेगा। वे चेन के रिजल्ट को फिलहाल सिस्टम एरर मानकर रिकॉर्ड करते हैं और कहते हैं कि पूरी रिपोर्ट हायर अथॉरिटीज को भेजी जाएगी। बाकी सब स्टूडेंट्स से कहा जाता है कि कल दोबारा आना, तब तक एक नया टेस्टिंग डिवाइस तैयार कर दिया जाएगा। वापस हॉस्टल जाते वक्त चेन के रूममेट्स उसकी तारीफ करते नहीं थकते। उनके लिए चेन अब एक जिंदा लेजेंड बन चुका था। सब उसकी वाह वाह कर रहे थे। लेकिन एक इंसान ऐसा भी था जो यह सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जियान। उसकी आंखों में जलन साफ नजर आ रही थी। चेन की अचानक बढ़ती हुई ताकत देखकर वह अंदर ही अंदर बुरी तरह जल रहा था। चेन गुस्से से भर जाता है। वह चेन को फ्रॉड कहकर चिल्लाता है, तुम्हारी वजह से मशीन टूट गई। तुमने स्टूडेंट काउंसिल का वक्त बर्बाद किया। उसकी आवाज में जलन और हार की कसक साफ महसूस हो रही थी। चेन का सब्र अब टूटने वाला था। वह लगभग जेन को वहीं सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसी वक्त गोंगटिंग बीच में आ जाता है। प्रेसिडेंट ठंडी लेकिन सख्त आवाज में जेन को रोकता है। हमारे फ्यूचर टीममेट की बेइज्जती मत करो। ये सुनकर जेन की आंखें फट जाती हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रेसिडेंट खुद चेन को इनवाइट करेगा। गोंगटिंग अपना हाथ बढ़ाता है। मेरी टीम ज्वाइन करो, हम दोनों साथ होंगे तो एकेडमी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ देंगे। पीछे खड़ा जीन घबरा जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि अगर चेन टीम में आया तो किसी न किसी को टीम से निकालना पड़ेगा और इस बात पर बहुत बड़ा झगड़ा होगा। वैसे भी गोंगटिंग की टीम ज्वाइन करना मतलब लगभग फर्स्ट प्लेस पक्का, इसीलिए जन समझ ही नहीं पाता आखिर चेन में ऐसी क्या बात है जिसके लिए प्रेसिडेंट खुद इनविटेशन दे रहा है, जबकि दूसरे स्टूडेंट्स पैसों से भी इस टीम में जगह नहीं खरीद पाए। अपनी ईगो निगलते हुए जिन मजबूरी में चेन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, टीम में वेलकम। लेकिन चेन तुरंत उसका हाथ झटक देता है और सीधा जवाब देता है, मुझे तुम्हारी टीम ज्वाइन करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर जियन के पसीने छूट जाते हैं। गोंगटिंग बस चुपचाप चेन को देखता रहता है। चेन गुस्से में बोल पड़ता है, तुम्हें पता भी है तुम किस ऑफर को मना कर रहे हो? हमारी टीम पूरे स्कूल की सबसे स्ट्रांग टीम है। चेन बिना पीछे देखे चलने लगता है। वह शांत आवाज में कहता है, मुझे कोई मतलब नहीं, तुम लोग बहुत शोर मचाते हो और दोबारा मुझे परेशान मत करना। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। चेन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर में पूरे स्कूल में चेन की बात फैल जाती है। सब स्टूडेंट्स इसी बारे में गॉसिप करने लगते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं चेन अपनी सी रैंक पावर के भरोसे अकेला ही फर्स्ट प्लेस जीतना चाहता है। उधर चेन के रूममेट्स बहुत खुश होते हैं। जियन और गोंगटिंग के सामने हुई इतनी बड़ी बेइज्जती देखकर उन्हें मजा आ रहा था। लेकिन गोंगटिंग बिल्कुल शांत रहता है। वह जैसे कहता है, अगर उसके अपने प्लान्स हैं तो उसे करने दो। बैल्कनी से देख रहे प्रिंसिपल युएन लॉन्ग गहरी सांस लेते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि चेन और गोंगटिंग एक ही टीम बनाएंगे और एकेडमी का नया रिकॉर्ड बनाएंगे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट लिंग यू हल्की सी मुस्कुराती है। वह कहती है, अब कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो गई है। वह समझाती है कि गोंगटिंग बचपन से अमीर और हमेशा जीतने वाला इंसान रहा है, इसलिए चेन का सीधा मना करना उसके लिए एक तरह का चैलेंज है। और जब उसकी ईगो को चोट लगती है तो वह आसानी से किसी को माफ नहीं करता। उधर जियन अब भी गुस्से में बोलता रहता है। उसका सिर्फ ईगो बड़ा है। मशीन की एरर की वजह से उसे सी रैंक दिखा दिया गया। लेकिन गोंगटिंग धीरे से कहता है, हो सकता है रिजल्ट सच हो, चाहे चांस कितना भी कम हो, मैं किसी को भी अपनी फर्स्ट प्लेस पोजीशन नहीं लेने दूंगा। जेन याद दिलाता है कि चेन के पास असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस ही नहीं है, जबकि स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स चुपके से डीमन लेयर में ट्रेनिंग करके स्ट्रांग बने हैं।
वो कहता है, मैं उसे उसकी बदतमीजी का सबक सिखा देता हूँ। लेकिन गोंग टिंग उसकी बात काट देता है। क्या तुम्हें लगता है मैं इतना छोटा इंसान हूँ? जे तुरंत माफी मांग लेता है। तब गोंग टिंग कराओके का प्लान कैंसिल कर देता है और कहता है, जो करना है खुद करो, तुम जो भी करोगे उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा। जे तुरंत इस छिपे हुए इशारे को समझ जाता है। कुछ ही देर बाद एक स्पाई आकर जेन को रिपोर्ट देता है। जेन स्कूल से निकल चुका है, वह सीधा घर जा रहा है और उसने खाना भी नहीं खाया। चैन के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है स्कूल के बाहर चैन को सबक सिखाने का यह बिल्कुल सही मौका है। इसी दौरान चैन सड़क पार करते हुए अपनी पिछली जिंदगी की एक भयानक याद करता है। एक वक्त देश की सबसे पावरफुल गिल्ड ने सेंट हीथ के एक डीमन लेयर को क्लियर करने की कोशिश की थी, लेकिन उस डंजन के अंदर उनका सामना एक नए डीमन से हुआ। उसका नाम था रैथ। उसने पूरी टॉप गिल्ड को पल भर में मार दिया, किसी को लड़ने का मौका तक नहीं मिला। उसके बाद व्राथ ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया और हर जगह तबाही मचा दी। चेन को पूरी बात धुंधली याद है, लेकिन इस बार वह उस डीमन लेयर को पहले ही ढूंढकर सब कुछ बदलना चाहता है। अपनी प्लानिंग शुरू करने के लिए चेन को सबसे पहले बहुत सारे पैसे चाहिए, इसलिए वह सीधा पहुंचता है मिथ्रोल मॉन्स्टर एक्सचेंज सेंटर। उसे याद है कि फ्यूचर में यही जगह पूरे देश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब बनने वाली है। इस दुनिया में किसी अवेकनर की ताकत उसके वेपन्स और इक्विपमेंट की क्वालिटी पर डिपेंड करती है, और उन्हें खरीदने बेचने के लिए ये एक्सचेंज सेंटर सबसे बेस्ट जगह है। लेकिन चेन के लिए यह सिर्फ एक तेजी से पैसे कमाने का जरिया है, ताकि वह अपने असली मिशन की तरफ बढ़ सके। वह ब्रोकर को कुछ मॉन्स्टर के फैंग्स दिखाता है। ब्रोकर उन्हें देखकर शक करता है और पूछता है, एक नॉर्मल स्टूडेंट के पास ये आइटम्स कैसे आए? चेन शांत होकर जवाब देता है, ये मुझे उस मॉन्स्टर को हराने के बाद ड्रॉप हुए थे। ब्रोकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसे फैंग्स नहीं देखे थे। तभी उसकी असिस्टेंट ली बताती है कि ये ई रैंक संगसिन बीस्ट के फैंग्स हैं। इनसे ई ग्रेड वेपन बनाया जा सकता है या इनका पाउडर अलग कामों में इस्तेमाल होता है। ब्रोकर उसकी बात बीच में ही काट देता है और फैंग्स को टेबल पर फेंक कर कहता है, ई ग्रेड आइटम्स की कोई वैल्यू नहीं होती। हमारी शॉप सिर्फ VIP कस्टमर्स के लिए है। हम सिर्फ D ग्रेड या उससे ऊपर के आइटम्स डील करते हैं। अंदर ही अंदर वह सोचता है कि उसके पास वैसे भी कोई अमीर कस्टमर नहीं आ रहा, इसलिए एक स्टूडेंट पर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। वह काम ली को देकर वहां से चला जाता है। ली विनम्रता से चेन को 18,000 कैश देती है और पूछती है कि क्या उसे और किसी चीज की जरूरत है। चेन पैसे देखकर खुश हो जाता है। इतने पैसे उसका रेंट भरने के लिए काफी थे। फिर वह पुर्गेटोरी रक्षासा से मिली अपनी चमकती हुई ग्रेट स्वॉर्ड निकालता है। स्वॉर्ड देखते ही ली की आंखें खुल जाती हैं। वह कहती है कि उसने ऐसी तलवार पहले कभी नहीं देखी, लेकिन उसके हिसाब से ये कम से कम B ग्रेड शायद A ग्रेड वेपन हो सकती है। ब्रोकर वापस आकर उसकी बात का मजाक उड़ाता है। वो कहता है, A ग्रेड वेपन की कीमत लगभग 10 लाख होती है। मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ और मैंने आज तक A ग्रेड वेपन भी नहीं देखा। एक स्टूडेंट के पास ऐसी चीज होना इम्पॉसिबल है। तभी शॉप का ओनर अंदर आता है। वह सोर्ड को ध्यान से देखकर शांत आवाज में कहता है, ये ना A ग्रेड है और न ही B ग्रेड। ब्रोकर तुरंत मुस्कुरा देता है। उसे लगता है कि बॉस उसकी बात से सहमत है, लेकिन अगले ही पल ओनर सबको चौंका देता है। वह बताता है कि यह वेपन पर्गेटोरी लैंड से आया है, और फिर वह उसकी असली पहचान बताता है। यह एक S ग्रेड वेपन है। ये सुनते ही पूरा एक्सचेंज सेंटर सन्न रह जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं और ब्रोकर को समझ आ जाता है कि जिस स्टूडेंट को वह अभी तक हल्का समझ रहा था, उसके हाथ में दुनिया के सबसे रेयर और पावरफुल वेपन्स में से एक है। ब्रोकर और असिस्टेंट दोनों S ग्रेड वेपन की बात सुनते ही शॉक में बिल्कुल जम जाते हैं। शॉप के ओनर चिंगजी तुरंत उठकर चेन से हैंड शेक करते हैं और उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहते हैं, आप हमारे ऑनर्ड VIP गेस्ट हैं। फिर वह चेन को VIP रूम में ले जाते हैं और कहते हैं, आपको जो भी चाहिए बिना झिझक बताइए। चेन अंदर ही अंदर मुस्कुरा देता है। सब कुछ उसकी प्लानिंग के मुताबिक हो रहा था। जिस इंसान से वह मिलना चाहता था, गिल्ड बॉस चिंगजी, आखिरकार सामने आ ही गया। VIP रूम में बैठने के बाद चिंगजी सीधा सवाल पूछते हैं, इस सोर्ड को कितने में बेचना चाहोगे? चेन बिना सोचे जवाब देता है, 1 मिलियन। ये सुनकर चिंगजी हैरान रह जाते हैं। वह कहते हैं, ये वेपन इतना रेयर है कि इसकी कीमत आराम से कई मिलियन हो सकती है। लेकिन चेन शांति से समझाता है, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इस S ग्रेड सोर्ड को कोलैटरल रखकर 1 महीने के लिए 1 मिलियन का लोन लेना चाहता हूँ। अब चिंगजी और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि चेन सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि बहुत इंटेलिजेंट भी है। चेन आगे कहता है, 30 डेज के अंदर मैं प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दूंगा और अगले महीने इंटरेस्ट भी दे दूंगा। बिजनेस की बात प्राइवेट रखने के लिए चिंगजी असिस्टेंट को बाहर भेज देते हैं। जैसे ही रूम में सिर्फ दोनों रह जाते हैं, चिंगजी कहते हैं,
मुझे पता है तुम नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, और मुझे यह भी पता है कि ग्रेजुएशन कॉम्बैट टेस्ट 30 डेज बाद है। उसका फर्स्ट प्राइज एग्जैक्टली 1 मिलियन है। फिर वह सीधा चेन की आंखों में देखकर पूछते हैं, क्या तुम इतने कॉन्फिडेंट हो कि फर्स्ट प्लेस जरूर जीतोगे? चिंगजी समझ जाते हैं कि चेन को पैसों की बहुत जरूरत है, और वह यह रिस्क तभी ले रहा है जब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। आखिर में चिंगजी एक अनएक्सपेक्टेड ऑफर देते हैं, मैं तुम्हें अभी के अभी 1.5 मिलियन का लोन देता हूँ, और उस पर 1 रुपए का भी इंटरेस्ट नहीं होगा। वह हाथ बढ़ाकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसे हमारी दोस्ती की शुरुआत समझते हैं। इतनी बड़ी जेनरोसिटी देखकर चेन कुछ पल के लिए बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। चिंगजी उसे भरोसा दिलाते हैं, इस रूम में जो भी बात हुई है उसका एक शब्द भी बाहर नहीं जाएगा। बस फ्यूचर में जब भी तुम्हें कोई आइटम ट्रेड करना हो, हमारी गिल्ड को याद रखना। चेन सोचता है कि चिंगजी ने उसकी पूरी सिचुएशन तुरंत समझ ली, फिर भी उसे धोखा देने की कोशिश नहीं की। तब उसे समझ आता है कि फ्यूचर में चिंगजी इतना बड़ा और सक्सेसफुल गिल्ड बॉस क्यों बना। चेन उसका हाथ मिला लेता है। वह जानता है कि अगर उसे फ्यूचर में डीमन लॉर्ड को हराना है तो सिर्फ ताकत नहीं बल्कि मजबूत एलाइज की भी जरूरत पड़ेगी। कुछ ही देर बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और 1.5 मिलियन तुरंत चेन के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके बाद चिंगजी पूछते हैं, टेस्ट के लिए वेपन बोरो करना चाहोगे? तुमने अपनी सोर्ड कोलैटरल में दे दी है। वह बताते हैं कि उनकी गिल्ड के पास S रैंक वेपन तो नहीं है, लेकिन हाई क्वालिटी A रैंक वेपन्स की कमी भी नहीं है। चेन अपनी पसंद का कोई भी वेपन चुन सकता है। चेन मुस्कुराकर कहता है, वेपन की टेंशन मत लीजिए। इतना कहकर वह अपनी दूसरी ग्रेट स्वॉर्ड समन कर देता है, जो उसे पहले ही मिल चुकी थी। ये देखते ही गिल्ड के सारे मेंबर्स शॉक में जम जाते हैं। इसके पास एक और ग्रेट स्वॉर्ड भी है। सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अपना काम खत्म करके चेन वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही गिल्ड बॉस चिंगजी पिंक हेयर्ड असिस्टेंट को प्रमोट करके सुपरवाइजर बना देते हैं। वह कहते हैं, तुम एक इतने हाई लेवल क्लाइंट को लेकर आई हो, ये प्रमोशन तुमने डिजर्व किया है। लेकिन बिल्डिंग से पूरी तरह निकलने से पहले चेन को अचानक याद आता है कि वह एक जरूरी चीज खरीदना भूल गया है। वह तुरंत मुड़कर फिर से काउंटर की तरफ चला जाता है। कुछ घंटों बाद चेन बस स्टॉप पर खड़ा किसी का इंतजार कर रहा होता है। उसके दिमाग में अपनी पिछली जिंदगी की यादें चलने लगती हैं। उसे याद आता है कि टॉप तक पहुंचने के लिए उसने कितनी तकलीफें झेली थीं। लोग उसे हमेशा नीचा दिखाते थे और उसे बेकार समझते थे। वह दिन रात काम करता था सिर्फ घर का खर्च चलाने के लिए। हर महीने वह और उसकी बहन लगभग बेघर जैसे हालात में जीते थे। उसकी बहन युएन को उस वक्त अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था, लेकिन उसने यह कहकर एडमिशन छोड़ दिया कि यूनिवर्सिटी उसके भाई से बहुत दूर है। असल वजह कुछ और थी। वह सिर्फ अपने भाई पर और फाइनेंशियल बर्डन नहीं डालना चाहती थी। वापस प्रेजेंट में चेन इधर उधर देखते हुए सोचता है, युएन अभी तक आई क्यों नहीं? तभी पीछे से एक आवाज आती है, तुम कितने स्टूपिड हो, एंट्रेंस पर क्यों ढूंढ रहे हो? एग्जिट पर वेट करना चाहिए था। यह युएन थी। अपना बड़ा सा सूटकेस खींचते हुए वह हंसकर कहती है, हम फिर से ब्रोक हो गए हैं, सारा पैसा रेंट में चला गया। लेकिन चेन उसकी बात सुन ही नहीं पाता। वह बस उसे देखता रह जाता है। 7 साल बाद वह अपनी बहन को फिर से देख रहा था। युएन हाथ हिलाकर कहती है, हेलो, कहाँ खो गए? अचानक चेन भागकर उसे जोर से गले लगा लेता है। युएन एकदम सरप्राइज हो जाती है। कुछ देर बाद वह उसकी साइड में गुदगुदी करती है और कहती है, छोड़ो मुझे, सांस ही बंद हो गई थी। फिर मजाक में पूछती है, आजकल तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो, कहीं तुम्हारी क्रश ने रिजेक्ट तो नहीं कर दिया? चेन बस हल्की सी स्माइल करता है और बात को टाल देता है। दोनों साथ साथ घर की तरफ चलने लगते हैं। युएन अपने एग्जाम्स और कॉलेज की बातें करती रहती है और चेन बस चुपचाप उसकी हर बात सुनता रहता है। दिल ही दिल में वह कसम खाता है, इस बार मैं तुम्हें कभी कुछ होने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ एक अंधेरी गली में जियन अपने आदमियों के साथ छिपा बैठा होता है। पक्का करने के बाद कि चेन इसी रास्ते से गुजरेगा, वह सबको चुप रहने का ऑर्डर देता है। उसके चेहरे पर एक पागल सी मुस्कान आ जाती है। आज चेन को उसकी औकात याद दिलाऊंगा। और इसी के साथ चेन के लिए एक खतरनाक एम्बुश तैयार हो जाता है।